अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजय नाज़ी। इस राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मची है, जहाँ एक तरफ अदालतों के खिलाफ सख्त अहकामात हैं तो दूसरी तरफ जेल की सलाखों के पीछे से उठने वाली तशवीश की लहरें हैं। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त सस्पेंस और हिजान की कैफियत अरूज पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने दो टोक लफ्जों में पीटीआई के वकला को आखिरी और हतमी मोहलत दे दी है। अदालत ने साफ कह दिया कि अगर अगली समात पर दलाइल ना दिए तो मजीद इल्तवा नहीं मिलेगा। नैब का मौक़िफ़ सुना जाएगा और दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला सुना दिया जाएगा। सरदार लतीफ़ खोसा की अंडरटेकिंग के बाद अब ये मुकदमा आर या पार की पोजीशन पर आ खड़ा हुआ है। दूसरी जानिब कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई की सफ़े अव्वल की क़यादत शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी ने एक मुश्तरका बयान जारी करके बानी पीटीआई की सेहत और कैद तन्हाई पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। जेल के असीर रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान की आंख की तकलीफ और तन्हाई बाइस से फिक्र है। आज मंगल का रोज़ है जो अडियाला जेल में इमरान खान से फैमिली की मुलाकात का दिन है और इस वक्त उनकी बहनें और कारकुनान अडियाला के बाहर मौजूद हैं, जबकि क़यादत का इसरार है कि खैरियत मालूम करने के लिए मुलाकात का कोई भी मौका हाथ से ना जाने दिया जाए। इसी दौरान 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता मियां महमूदुर रशीद ने मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में मिलने वाली 10 साल कैद की सजा को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करते हुए इसे कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। मुल्क की सियासत के शोर शराबे से हटकर आलमी मंजरनामे से एक इंतहाई गैर मामूली और हैरानकुन खबर सामने आई। चीन के सेनेटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के काम की गैर मामूली तारीफ की है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर दोनों रहनुमा इसी मुस्बत हिकमत अमली के साथ सही सिमत में काम करते रहे तो वो मुस्तकबिल में मुश्तरका तौर पर अमन का नोबेल इनाम हासिल कर सकते हैं। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क की मैशत और सिक्योरिटी को बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। सिक्योरिटी की बात करें तो अस्करी क़यादत ने मुल्क दुश्मनों को दो टोक और वाज़ेह पैगाम दे दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276th कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें वाज़ेह किया गया कि खित्ते में पायदार अमन तभी मुमकिन है जब अफगान तालिबान की सरजमीन पर भारतीय प्रॉक्सीज का खात्मा हो। पाकिस्तान ने अपने दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों का हक महफूज रखा है। यही नहीं बल्कि अस्करी क़यादत ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय बयानात का सख्त नोटिस लेते हुए कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान अपने जायज़ पानी के हिस्से के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेगा। कॉन्फ्रेंस ने हाइब्रिड वॉरफेयर और बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वालों को सख्त कुचले जाने की वार्निंग दी है। इस सब में आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात और कशीदा सूरत हाल की बात की जाए तो मुजफ्फराबाद में सेक्रेटरी इत्तलात और डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कलअदम कमेटी के पुरतशद्दुद एजेंडे को बेनकाब किया। उनका कहना है कि शरपसंद अनासर ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, रास्ते बंद किए और मुजाहिरों में खवातीन और बच्चों का इस्तेमाल किया। डीआईजी ने वाज़ेह किया कि रावलाकोट और पुंछ में मुसल्लह जत्थे लूट मार कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ 4 जुलाई के नाम नेहाद ऑपरेशन का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसे सख्ती से नाकाम बनाया जाएगा। क्या 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई का मुस्तकबिल अगली समात पर तय हो जाएगा? क्या नोबेल अमन इनाम की ये पेशगोई के हालात को बदल पाएगी? कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के सख्त तरीन पैगाम के बाद दाखिली और खारजी बहास पर क्या तब्दीलियां आने वाली हैं? मुल्की हालात किस रुख बदलने जा रहे हैं? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़्ज़ाकार इसार राना साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। सर, एक तरफ तो इमरान खान और पीटीआई को पिछले मुकदमात में रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में वकला सफाई को आखिरी मोहलत दी और सरदार लतीफ़ खोसा की अंडरटेकिंग के बाद अगर अगली समात पर दलाइल मुकम्मल नहीं होते तो क्या बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए दस्तयाब रिकॉर्ड पर आने वाला फैसला एक बड़ा झटका साबित हो सकता है? उनमें तो झटके कौन से पहले कम लग रहे हैं, जो ये एक मजीद झटका, एक मजीद झटका। वो क्या गाना था, प्यार का झटका है जोरों से लगा, तो वो धीरे से लगा। तो ये धीरे धीरे के झटके इमरान खान को दे रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इन फैसलों की अवाम में कोई पजीराई है, ये एक्सेप्टेंस है? तो मेरा जवाब नहीं। आप इमरान खान को 200 साल की सजा दे दें तो क्या अवाम उसे मानती है? नहीं मानती, क्योंकि हमने अपने अदालती निज़ाम को इतना आसान कर लिया है आम आदमी के लिए कि उसे समझ आ गई
कि इस सिस्टम में इमरान खान के लिए तो कोई मौजूद नहीं है, किसी किस्म का रिलीफ, तो एक नया फैसला आ जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हो जाए। अभी तो और भी बहुत सारे तैयार हैं केसेस इमरान खान पे। अभी एक FIA में केस तैयार पड़ा हुआ है, गैर मुल्की फंडिंग का भी तैयार पड़ा है, और भी बहुत सारे हैं जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आएंगे सामने। तो ये एक नया फैसला ये भी आ जाए। वैसे आपस की बात है कि इमरान खान के वकला जो है ना, आई एम सॉरी टू से, बहुत ही नैले किस्म के वकला। आतिफ अली जरदारी ने 10 साल तक अदालतों को भगाया था अपने वकीलों के जरिए, बहुत सारे केसेस होने ही नहीं दिए। इन लोगों के पास वो टैक्ट भी नहीं है, पता नहीं। और कहते ये है कि इमरान खान अब तक कोई 1 अरब और पता नहीं कितने करोड़ तक के पैसे वकला तक तकसीम हो चुके हैं अब तक, पता नहीं कहाँ गए, इन्होंने खा लिए। सही। और सही, ये जो कोटलक पर जेल से शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीर रहनुमाओं ने बानी PTI की सेहत और कैद तन्हाई पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, सियासी हलकों में ये चेमगोइयाँ भी हैं कि ये बयानात किसी बड़े कोई सियासी ब्रेक थ्रू का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि वक्फे से हम देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी की रिहाई और पार्टी की कंट्रोल की बातें भी सामने आ रही हैं। आपके हवाले से आपको क्या लगता है कि आपका तज्जिया क्या कहता है, कुछ इस तरह का कुछ हो रहा है बिहाइंड द डोर्स? एक बात तो याद रखें, ये जो पीर फकीर गद्दी नशीन जितने होते, मैं माजी के लिए आपकी बात कर रहा हूँ, इनके DNA में इनकलाब नहीं होता। ये सब जो लोग होते हैं, ये बस वक्त के जो बड़े लोग होते हैं उनके तहत ये सारा कुछ लेके चला रहे होते हैं, लंगर शंगर ये वो सारा कुछ। तो ये इस तरह नहीं हो सकता कि कोई भी शाह महमूद कुरैशी में चे गवेरा एकदम जिंदा हो गया और वो कहेगा जी मैं इनकलाब के लिए बाहर निकलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी बहुत से घाट का पानी पी के यहाँ तक पहुंचे और उन्हें इस बात का पता है कि मैं वो रहा क्यों नहीं हो रहे 6 केसेस में बरी होने के बावजूद भी जी। उन्हें ये पता है कि वो जो मुगल आजम का जुमला है ना कि अनारकली क्या नाम है, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा नहीं होने देंगे और जो वर्कर हैं वो उन्हें बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर वो इस बाहर आए तो उनके ऊपर इतना गंद फैलेगा सोशल मीडिया पे जिसका उन्हें अंदाजा है। हाँ जी, आप डील करके आ पार्टी की क्यादत करेंगे, वो पार्टी की क्यादत छोड़े, वो तो बाहर निकलने को तैयार नहीं कि मुझे ये वर्कर खा जाएंगे। इमरान खान की बचत ही उसका सोशल मीडिया और वर्कर है, वरना ये जो क्यादत है PTI की, ये तो कब की इमरान खान को बेच के उनका सौदा कर लेके वट वुट के भी आगे निकल गए होते। ये इमरान खान की जो ताकत उसका सोशल मीडिया और अवाम है, नहीं तो ये क्यादत तो कल की, आज छोड़े कल का कह चुके होते कि जी साढ़े लो इमरान खान साढ़े लो तू मर गया तो तेरे लो असी मर गए। ये तो उनकी वजह से बचे हुए। तो शाह महमूद कुरैशी ये तजर्बा करके देख लें, उन्हें समझ आ जाएगी इस बात की भी। अच्छा, तो सर आज मंगल का दिन है वैसे, और फैमिली अडियाला जेल के बाहर एज यूजुअल मौजूद है और मुलाकात नहीं करने दी जा रही। मौजूदा सख्त तरीन मंजरनामे में बानी PTI से पार्टी की मरकजी क़यादत या फैमिली की मुलाकातें कब और किस हद तक बाकायदगी से मुमकिन होती दिखाई दे रही हैं? क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि बैरिस्टर सैफ के जरिए मुलाकात की बातें सामने आई थी। क्या कोई पसे पर्दा मामलात चल रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है? ये तो मेरे मेरी सहाफती मेरी वो फीलिंग है कि इमरान खान के साथ इंगेजमेंट तो है। अच्छा। और इसमें उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। आप देखें पिछले 1 हफ्ते से कोई एक बयान नलीमा साहिबा का या उनकी बाकी बहनों का कुछ बताएं जो इमरान खान के हवाले से आया हो पिछले 1 हफ्ते में, पार्टी क़यादत की तरफ से कोई आया हो, तो कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी इंगेजमेंट तो चल रही है। अच्छा। और मुझे नहीं पता कि इस एंगेजमेंट का एंड क्या होगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कभी भी मुकम्मल दरवाजे बंद नहीं कर, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिलसिला जारी रहता है। सो इमरान खान से राब्ते मुलाकातें तो माइट भी पॉसिबल कि इस हफ्ते में किसी एक बहन की मुलाकात भी हो जाए। और ये भी है कि हो सकता है कि कोई एक मुलाकात हो भी गई हो पिछले दिनों में किसी की भी। हाँ, सबसे। अच्छा,
तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की हो गई हो। सर, इस्लामाबाद के सियासी हलकों में 28वीं आईनी तरमीम और निज़ाम की तब्दीली के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं। इस मुजवज़ा तरमीम के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? क्या हुकूमत के पास उसके लिए दरकार नंबर गेम पूरा है? क्योंकि कहा जाता है कि गिलगित की हुकूमत पीपल्स पार्टी को देना और 28वीं तरमीम के लिए डील थी। ये बातें सोशल मीडिया पर होती है, क्या इनमें कोई हकीकत है? देखिए, नून लीग को किसी किस्म की कोई पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारी अदालतों को सलामत रखे। ये बड़ी फराग दिल है, ये किसी के भी बच्चे उठा के किसी के भी गोद में रख के कह सकते हैं कि तुम अम्मा हो इसकी। तो फिर उन्होंने पीटीआई की मखसूस नशिस्त नून लीग को दे के उनके रास्ते के सारे कांटे दूर कर और उन्हें अब वो सादा अक्सरियत हासिल है, उन्हें पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे तो नहीं है, तो फिर पीपल्स पार्टी को मिलाने की क्या जरूरत है? ये वो तो मैं अब आपको बताऊं, आप शादियों में जाती है ना, शादियों में तो सब दुल्हन चला जाए, जाके दुल्हन ले आए, लेकिन बारात होनी चाहिए। वो पुरुषा हुआ फुप्पा होना चाहिए, कोई भंगड़ा डालता हुआ ताया होना चाहिए, ठीक है ना, कोई साथ साथ चलता हुआ कोई वेले देने वाला होना चाहिए, तो वो बारात सजाई जाती है। पीपल्स पार्टी भी हो, फजलुर रहमान भी हो, एएनपी भी हो, ताकि बारात बन जाए एक तरह सी। अदरवाइज तो 28वीं तरमीम होनी होनी है। और 28वीं तरमीम का मैं आपको बता दूं भाई, 28वीं तरमीम आनी है, ये तो आप समझ ले, दुनिया में दूसरी शादी के लिए शर्त ये है कि आपकी पहली शादी होना जरूरी है। इसी तरह 27वीं तरमीम का मतलब ये होता है कि 28वीं तरमीम में भी आना है, और वो आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। और सर, ये जो इनके आपस में शदीद और सख्त बयानात का जो तबादला हमें देखने में नजर आ रहा है, क्या ये महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है या बजट और पावर शेयरिंग के मामलात पर दोनों बड़ी जमातों के दरमियान इख्तलाफात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं, खासतौर पर बिलावल के हवाले से? क्योंकि उन्होंने कुछ दिन कबल आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम में तकरीर में कहा था कि अब हम पुरानी तनख्वाहों पर काम नहीं करेंगे। तो उनकी तनख्वाह उधर वो एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, इत्तेहाद, ये वफाक में वो इत्तेहादी हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो तनख्वाह बढ़ा देंगे उनकी, ऐसी कौन सी बात है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग का रिलेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे साकिब चद्दड़ का और मोमना इकबाल का। कई साल इकट्ठे भी रहते हैं और रिश्ता भी कोई नहीं होता। तो इनके आप इस पे फिक्र ना करें। मेरे बच्चे आपस में कई दफा लड़ रहे होते हैं, फिर मैं आगे उन्हें डांटता हूँ, तो फिर इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तो कोई मसला नहीं है। वो एक डांट पड़ती है, सारे सीधे हो जाते हैं। बच्चे हैं, लड़ते हैं, उनको फिर किसी को टॉफी मिल जाती है, किसी को लॉलीपॉप मिल जाता है, तो वो फिर मुतमईन हो जाते हैं। और बिलावल पे तो मुझे, वो मेरा भांजा है, मुझे वैसे ही बड़ा तरस आता है। वो बेचारा एक वक्त में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भी बनने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ भी वो जो है ना, क्या कहते हैं, गुलामान की जो हुकूमत थी उसका रुकन भी बनने की करता है। वो बेचारा आधा तितर आधा बटेर होकर रह गया। काश वो अपने भुट्टो की लेगेसी को लेके चलता, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया कि वो लेगेसी लेके नहीं चला। तो सही, एक और बच्चा भी बड़ा नाराज है, वो है MQM। वो भी बार बार धमकियां दे रही है कि हम वफाकी हुकूमत छोड़ने लगे हैं। कराची के बल्दियाती इख्तियारात और फिर सिंध की सियासत को अगर हम मद्देनजर रखें, तो आपको लगता है वाकई वो ये अफोर्ड कर सकती है, या सिर्फ अपने मुतालबात मनवाने के लिए एक रवायती प्रेशर टेस्ट है? MQM की मिसाल ना उस खातून जैसी है जो हर रोज अपने शौहर को कहती है ना कि मैं अपने मैके चली जाऊंगी और सामान बांध के। सर, आज आपकी सारी मिसालें शादी और ये इस तरह की आ रही हैं आज। हाँ, मैं क्योंकि अभी ताजा वो खा के आया हूँ ना, क्या नाम है, निकाह के छुआरे किसी के, तो वो मुझ पर तारी हुई भी है। तो MQM को आप देख लें, MQM को आप ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे कि वाकई वो कोई सियासी जमात है। मैं तो हैरान होता हूँ कि जो उसे सियासी जमात के तौर पर डिस्कस कर रहे होते हैं। भाई यही MQM थी जिसने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हुकूमत छोड़ते हुए कि इसने महंगाई इतनी कर दिया, हम इसके साथ नहीं चल सकते। आपको याद नहीं है, MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम इमरान खान के साथ नहीं चल सकते, इसलिए हम इनकी हुकूमत छोड़ रहे क्योंकि इन्होंने महंगाई की है। जब उन्होंने ये महंगाई के ऊपर हुकूमत छोड़ी थी तो 150 का पेट्रोल था, कोई 15, 17, 18 रुपए का पर यूनिट बिजली थी, कोई 170-80 का डॉलर था, खजाने में 25 बिलियन डॉलर भी थे। आज जब पेट्रोल 300 का है, तो 300 का डॉलर है और 70-80 का बिजली का यूनिट, तो आज महंगाई नहीं है।
तो इससे आपको अंदाजा नहीं होता कि वो बेचारे कितने मजलूम लोग हैं, हाथ पांव बंधे हुए लोग। तो उनको तो मैंने कभी सियासी जमात माना ही नहीं है। वो तो भानुमति का कुनबा है जो इकट्ठा हुआ है। हाँ, वो उनकी बात ये ठीक है, साबिक जो मेयर हैं उनके जो कराची से, कि हम शरीफ क्या हुआ, पूरा शहर ही बदमाश हो गया। तो वो ये जरूर है कि वो कुछ वक्त के लिए थोड़ा पार्ट टाइम वो इस तरफ आए हैं, ये उनकी मेहरबानी है भाई, मैं यही कह सकता हूँ। सही। तो सर, ये जो बातें हो रही हैं कौमी हुकूमत या टेक्नोक्रेट सेटअप की, क्या मौजूदा मखलूत हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करती दिखाई दे रही है या फिर पसे पर्दा किसी नए सियासी बंदोबस्त की तैयारियां हो रही हैं? देखिए, सियासी बंदोबस्त कोई भी हो, पजामा यही रहेगा, पहनने वाला कोई और आ जाएगा, बस ये याद रखिएगा। और ये तब्दीलियां ऐसे ही हैं जैसे एक शख्स के जुराबों से बदबू आ रही हो, तो वो सीधे पैर की जुराब उतार के उल्टे पैर में पहन ले, और उल्टे की उतार के सीधे में पहन ले, तो इससे पहनने से बदबू नहीं खत्म होनी, बदबू वहीं पे रहनी है। या तो जुराबा नवी मंगा दो या वो लताई वाला। नहीं, तो आप ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे इनकी हुकूमत? वैसे तो पाकिस्तान में आज तक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना नहीं है कि कोई वजीर आजम 5 साल पूरे करके बैठा हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जितनी अल्लाह ताला ने आर्जी इनकी सारी दी है ना, तो क्या कहते हैं, अगर ये वाला क्राइटेरिया हो तो शहबाज शरीफ साहब को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। वो तो डॉन कहता है मुझे पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, या शहबाज शरीफ को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अच्छा, तो कोई आप नया सेटअप इस तरह का देख नहीं पा रहे कि कोई ऐसा, जैसे कोई कौमी हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट की जो बातें हो रही है? तो ये कौमी हुकूमत ही है ना भाई, ये हुकूमत कौमी हुकूमत है। इसमें सदर पीपल्स पार्टी का है, तो वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का है। गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का है, तो वजीर आला मुस्लिम लीग नून की है। स्पीकर को नून लीग का है, तो चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है। क्या नाम है, केपी के पीटीआई की हुकूमत है, तो गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी का है। गिलगित के अंदर दोनों भाइयों ने मिलकर हुकूमत बनाई है। करण अर्जुन ने पहले उन्होंने वोट दिया हुकूमत को, उन्होंने अपने स्पीकर बनाया, फिर उन्होंने वोट दिया अपोजिशन को और उनका डिप्टी स्पीकर बनाया। तो ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह के जो आपस में चल रहा है, वो कोई हमें समझ नहीं आ रही यही कौमी हुकूमत होती है और किसको कौमी हुकूमत कहते हैं। वैसे कौम है तो इतनी की, लेकिन कश्मीरी चाय के अंदर कश्मीर कहीं नहीं होता। ठीक, आप इसी तरह कौमी हुकूमत में कौम कहीं नहीं होती, बस ये याद रखिए। सही। तो सर, ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से बातचीत हो रही है और फिर पीटीआई का ये फैसला कि हम वहाँ पर इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, हालांकि आप बैरिस्टर गो ने कल कहा है कि शायद हम इसको रिकन्सिडर कर लें अगर हमें वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। कैसे देख रहे हैं आप उनका ये फैसला कि आप इलेक्शंस का ही बाइकआउट कर लें? चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन वक्त पे होने ही नहीं है कश्मीर। अच्छा, ये मैं आपको आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, क्योंकि जो कश्मीर की सिचुएशन है हमारा मीडिया उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा। कश्मीर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें समझ आ रही है, और इसे हमें बैठ के समझना होगा। अभी कल लाहौर में दानिश्वरों का, सीनियर जर्नलिस्ट का, एंकर्स का एक इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने ये तय किया है कि हम कश्मीर के इशू के ऊपर बात आगे बढ़ाएंगे। चौधरी सरवर थे, अकरम चौधरी साहब थे, मुजीबर रहमान शामी साहब थे, हाफिजुल्लाह नियाजी थे, और बड़े सारे लोग थे, वो भी मौजूद थे। मैं भी कोने में प्लेट में सालन डाल के चुप करके सुन रहा था सारी बातें। तो ये इन्होंने प्लान किया है कि ये अब हम पॉलिटिकल क़यादत से भी मिलेंगे ताकि कश्मीर का मसला जो है रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके लिए कश्मीर शहर आ गया, तो अगर शहर में इन्फेक्शन होगी तो नीचे तक फिर कितने बचत होगी से। कल लंदन में जो कश्मीरियों ने मुजाहरा किया है, 50,000 प्लस पीपल, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग पिछले 80 साल से हमारा कश्मीर का केस लड़ रहे हैं बाहर, हमें उन्हें अपने खिलाफ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बैठ के बातचीत करनी चाहिए। अच्छा सर, ये सफारती सतह पर तो हम सारी कामयाबियां बटोर रहे हैं, क्या रीज़न है कि अभी तक उसका जो ऊपर जितनी भी सक्सेस है वो ट्रिकल डाउन होकर नीचे उसके असरात या आप कह लें कि बेनिफिट्स नज़र नहीं आ पा रहे, कोई बैरूनी सरमायाकारी नहीं हो पा रही, कुछ अगर आप देखें मईशत के भी इशारिये को ख़ास सेटिस्फाइंग नहीं है?
देखें ये ऐसी ही है जैसे आप चिंगम चबा रहे होते हैं ना, तो आपको मुंह भी चल रहा होता है, मुंह मीठा भी होता है, लेकिन मैदे में कोई फर्क नहीं पै रहे। ये किसी का जुमला मैंने चोरी करके आपके प्रोग्राम में कहा, लिहाजा मेरा जुमला नहीं है, किसी का है तो अच्छा है, जुमला मैंने आपसे शेयर कर दिया। वो एक ना गजल है ना, उसके 2 शेर आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं, मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ, तुम आओ तो क्या ना आओ तो क्या, जब हम ही ना महके फिर साहिब, तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या, कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या। तो भाई जब तक आम आदमी के ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ेगा तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अगली दफा दुनिया में पता चला कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है जो सुलह करवा सकता है। तो लेकिन सारे पैसे मिल गए ईरान नू, तो हमारी वो ही जान छोड़ दे, वो साड़ी जान भी नहीं छड़ता, मुआहदे इंडिया नाल करदा जाके, हमें वो हल्ला शरीफ कही जाए तो भले वो शेरा चुप के रखो काम। तो इससे आम आदमी को क्या मिल रहा है भाई? आम आदमी को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल मार्केट में तारीख की कम तरीन सतह पे पहुंच गया। उन्हें कहते नहीं जी ये पहुंचिए गए, हम अभी खरीदेंगे तो फिर रिलीफ देंगे, और जब वहां पे महंगा हुआ था तो ऐसे फौरी तौर पे महंगा करता सी। अब ₹1.59 फी, अब वो पेट्रोल का क्या वो पैमाना होता है, उसे क्या कहते हैं, लीटर, इन्होंने कम किया है। अगर एक बंदा अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर रोजाना डलवाता हो ना, गरीब आदमी, तो महीने के एंड पे ₹59 मिलेंगे उसे, ₹59। अब उससे वो चाहे तो बच्चों को स्विट्जरलैंड की सैर करवा दे या वो कोई तैयारा खरीद ले। इससे आप अंदाजा कर लें कि ये हुकूमत कितनी बुखील है लोगों को रिलीफ देने में, और वो ठीक कर रही है। सर लोगों को रिलीफ देने में वो बखील है, लेकिन अपनी शाह खर्चियाँ और अपने लिए फ़ायदों के लिए तो उनका दिल बहुत बड़ा है, जो उनकी शाह खर्चियाँ हैं और उसका फिर कर्ज हम ही अदा करते हैं। नहीं, आप जो कह रही है ना जी, वो तो आप 1200 करोड़ के तैयारे की कहेंगे, वो तो अवामी खिदमत के लिए लिया गया है, अवामी खिदमत के लिए लिया है। आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? नहीं सर, हमें तो जवाब मिल गया है ना कि हाँ लिए तो भाई लिए, आप क्या कह सकते हैं? तो ठीक है भाई, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम तो उनकी मखलूक हैं भाई। हम तो उनकी मेहरबानी है कि वो हमें सांस लेने देते हैं। अगर वो ना लेने दे तो हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे, मुझे बताएं। इस मुल्क में आइन टूटा, इस मुल्क के अंदर कवानीन का बेड़ा गर्क हुआ, इस मुल्क के अंदर अवामी हकूक का बेड़ा गर्क हुआ, इंसानी हकूक का बेड़ा गर्क हुआ। हमने क्या कर लिया? क्या कर सकते हैं हम भाई? वो कह सकते हैं कि हाँ भाई किया, फिर तैसी की कर लेंगे भाईजन। वो एक बंदा भाटी के से गुजरा था मेरे जैसा, तो ऊपर से किसी ने सड़ी हुई दाल फेंक दी, उस पे गिरी, उसने गुस्से में कहा ये किसने फेंके, नीचे आओ। बड़ी बारीक सी आवाज आई, भाईजन मैंने फेंके। उन्होंने कहा कमजोर सा आदमी, थले आ। वो थले आ तो पहलवान था पूरा। उन्होंने कहा हाँ भाईजन, कहते जी दाल बड़ी मजेदार है, दोबारा करो सटो। ठीक है, हम तो वो लोग हैं, हम जो बस हम पे सड़ी हुई दाल फेंके, हम उनका चेहरा देख के कहेंगे बहुत मजेदार है भाईजन, एक नान भी दे दें तो मेहरबानी है आपकी। तो भाई इसमें वो कह रहे हैं वो बादशाह लोग हैं, बादशाह सलामत हैं, मुगलों के बाद सबसे। बिल्कुल सर, वो तो बादशाह हैं और हम रियाया बैठे हैं, और ऑब्वियसली ना हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन करें तो फिर पीका एक्ट लग जाता है, क्या करें। बहुत शुक्रिया इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन अपने सुनी वक्त छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान दुनिया भर की बसात पर ऐसी चौंका देने वाली तब्दीलियां आई हैं जिसने मशरिक़ वुस्ता से लेकर जनूबी एशिया तक खतरे की घंटियां बजा दी हैं। वाशिंगटन से तेहरान तक जंगी जुनून की एक नई लहर ने जन्म ले लिया है, तो दूसरी तरफ शाम का दारुल हुकूमत दिमश्क एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा है। लेकिन इन तमाम आलमी लर्ज़ाखेज़ हालात के दरमियान खुद पाकिस्तान के अस्करी हेडक्वार्टर GHQ से आने वाला एलामिया सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी में होने वाली अहम तरीन 276th कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, जिसकी सदारत फील्ड मार्शल सिराज मुनीर ने की। इस कॉन्फ्रेंस से जारी होने वाले एलामिये में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने भारत को पानी के हकूक़ पर दो टोक और फौलादी पैगाम दिया है। अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि सिंटॉस माहिदे के हवाले से भारतीय हटदर्मी और प्रोपेगेंडे को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान अपने पानी के जायज़ हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा।
सिर्फ यही नहीं बल्कि अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफगान अबूरी हुकूमत को बराह रास्त जिम्मेदार ठहराते हुए वाशिंगटन और काबुल दोनों को पैगाम दिया है कि फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों को कुचलने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन गज़बुल हक पूरी ताकत से जारी रहेगा और पाकिस्तान अपने दफा का मुसलमा हक इस्तेमाल करता रहेगा। अब आइए आलमी महाज की तरफ, जहां अमेरिका और ईरान के माबैन लफ्जी जंग खतरनाक तरीन हदों को छू रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बरह रास्त फौजी ताकत की धमकी देते हुए कहा है कि या तो ईरान हतमी मुआहिदा करे वरना वो काम तमाम कर देंगे। ट्रंप ने यहां तक दावा किया है कि अमेरिकी फौज महज 1 घंटे में ईरान के पुल और एनर्जी सप्लाई तबाह कर सकती है। ट्रंप के सख्त और जारहाना जबान पर तेहरान ने भी दंदाने शिकन जवाब दिया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर धमकियां जारी रहीं तो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने अमेरिका को याद दिलाया कि वो पिछले माह तय पाने वाले इस्लामाबाद मुआहिदे की पासदारी करे और एहतराम से बात करना सीखे। दूसरी तरफ इसराइल वजीर दिफा ने भी जल्दी पर तेल छिड़कते हुए बयान दिया कि वो इसराइल को निशाना बनाने वाले किसी भी ईरानी रहनुमाओं को नीस्तो नाबूद कर देंगे। इस शदीद तनाव के दौरान शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क एक बार फिर लहू हो गया है। दमिश्क के वुस्त में वाक़या अदालत इंसाफ के करीब एक मसरूफ कैफे में खौफनाक बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 9 अफराद जहां बाक और 22 से जायद शदीद जख्मी हो गए हैं। ये हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब शाम और लेबनान के माबैन सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए एक तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत हो रहे थे, जिसका मकसद खित्ते के अमन को सबटाज करना है। नाज़रीन, एक तरफ दमिश्क के धमाके, दूसरी तरफ अमेरिका, इसराइल और ईरान का एक दूसरे के सामने बंदूकें तान कर खड़े हो जाना और इन सब के दरमियान पाकिस्तान का अपनी सरहदों पर हाई अलर्ट होना, ये इशारा है कि आलमी सियासत का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने तो अपनी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी दिखा दी है। मुस्तकबिल करीब में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान को अपनी पोजीशन कैसे संभालनी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुलह राउंड अप में। सर, 276 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिंध तास मुआहिदे पर भारत के हालिया प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस लिया गया है। बहरी और तज़वीराती नुक्ते नज़र से अगर भारत हाइड्रोलॉजिकल एग्रेशन करता है तो पाकिस्तान के पास इसका क्या जवाब है और क्या ये मामला रवायती जंग की तरफ बढ़ सकता है? बहुत शुक्रिया शजिया, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर की हुई है कि अगर हमारा पानी रोका, जो कि हमारी जिंदगी है, तो हम भारत के साथ जंग करेंगे। ये एक इक़दाम जंग होगा और हम इसका जवाब देंगे। और ये पोजीशन आज से क्लियर नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान ने ये पोजीशन भारत को क्लियर की हुई है। पाकिस्तान ने साथ में ये भी कहा हुआ है कि हमें भारत के जो लीगल कंट्रोल है उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन जो इलीगल कंट्रोल ऑफ वाटर भारत कर रहा है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रीच करके कर रहा है, हमें उस पर एतराज है। अब वो क्या है कि वो सतलज का पानी जो है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं और उस पे डैम्स बना रहे हैं और जरूरत से ज्यादा स्टोरेज कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि गर्मियों के दिनों में वो हमें पानी रोक सकते हैं, बल्कि वो जब उनके पास पानी ज्यादा हो जाए तो वो फ्लडिंग कर सकते हैं हमारी। तो एक इरेगुलरिटी है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में बताया गया है। एक इरेगुलरिटी है, वो पाकिस्तान अपोज कर रहा है। और पाकिस्तान अपनी जाने हक बचाने पे देखें, अगर किसी के भी आप शहरक पे हाथ रखेंगे, पानी जैसी चीज को रोकेंगे, उसको एज ए टूल और एज ए वेपन इस्तेमाल करेंगे, तो कोई भी मुल्क उस पर रिटेलिएट करेगा, कोई भी जानदार उस पर रिटेलिएट करेगा। तो ये तो पाकिस्तान का एक, आप समझिए कि बिल्कुल बुनियादी हक है कि वो अपने पानी के लिए लड़े। और पाकिस्तान ने अपनी जो ये कहा हुआ है कि हम इसका ये इक़दाम जंग तस्वुर करेंगे और इसका जवाब देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के पास वो काबिलियत भी मौजूद है जिसमें पाकिस्तान ये जवाब दे सकता है, जो कि मई 2025 में लोगों ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारतीय जारियत का जवाब दिया और फिर वो खुद घुटने टेकने पे मजबूर हो गए और सीज फायर के लिए हाथ जोड़ रहे थे अमेरिका के। तो भारत को इदराक है बड़ी अच्छी तरह कि अगर उसने इस किस्म की हरकत की तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी मां सिवाय इसके कि वो एक जंगी इक़दाम की तरफ जाए।
और सर ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एनएससी के फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि पाकिस्तान पानी के जायज़ हिस्से के लिए हर मुमकिन हद तक जाएगा। इस हर हद की अस्करी और सफारती तारीफ आपकी नज़र में क्या है? देखिए, पाकिस्तान ने तो ये मसला हर सतह पर, हर सिफारती सतह पर उठाया है, क्योंकि इस इंडस वाटर ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक की गारंटी हासिल है। तो पाकिस्तान ने ये केस वर्ल्ड बैंक के सामने भी पेश किया है, दुनिया की दीगर जो आलमी अदालतें हैं उनके सामने भी पेश किया है, और पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बड़े भरपूर तरीके से दुनिया को बताया है। अगर भारत फिर भी हठधर्मी करता है और इसी रविश पे चलता रहता है, तो फिर तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाए। क्या कहा है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान के वजीर दिफा ने ये बड़ा क्लियर किया हुआ है कि जो प्रोजेक्ट्स भारत बनाएगा और जिनकी वजह से पाकिस्तान का पानी रुकेगा, पाकिस्तान उन प्रोजेक्ट्स को टारगेट करेगा, उनको निशाना बनाएगा और उनको नेस्तो नाबूद कर देगा। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया हुआ है। अब ये भारतीय हुकूमत और भारतीय लीडरशिप के ऊपर मुनहसर है कि वो इस धमकी को कितना सीरियस लेते हैं, या वो अपनी रविश पे चलते रहते हैं और फिर जाहिर बात है कि पाकिस्तान को इनवाइट करते हैं कि वो इस किस्म के मजबूरन इस किस्म का एक कदम उठाए। और सर इलामिया ने अफगान अबूरी हुकूमत को बरह रास्त सरहद पारदी का जिम्मेदार ठहराया है। काबुल की इस मुसलसल खामोशी या मुजरमाना गफलत के बाद पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के अलावा क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि इस मामले में एक बड़ी मुस्तहकम पोजीशन में है। 23 फरवरी 2026 को रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसपे उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में 23,000 एक्टिव टेररिस्ट हैं, जिसमें से 7 से 8,000 टीटीपी से ताल्लुक रखते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार है। चीन के मुस्तकिल मंदूब जो यूनाइटेड नेशंस में हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी, मेरा ख्याल है ये मार्च या अप्रैल की बात है, और उन्होंने कहा कि हमें बड़ी तशवीश है कि अफगानिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दुनिया के बाकी ममालिक भी इस चीज़ की तशवीश का इजहार कर रहे हैं, जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक शामिल हैं, जिसमें तुर्की शामिल है, ईरान शामिल, क्योंकि इन सबको ये पता है कि अगर अफगानिस्तान को यहाँ नहीं रोका गया तो फिर ये तमाम अनासिर, इसमें सिर्फ टीटीपी नहीं है, इसमें अलकायदा भी है, इसमें IS भी है, इसमें और बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ से निकलेंगे और फिर अपने अपने अहदाफ की तरफ जाएंगे। कोई चाइना जाएगा, कोई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जाएगा, कोई रशिया जाएगा, ईरान जाएगा, इवन खलीजी ममालिक तक ये जा सकते। तो ये लम्हा फिक्रिया है सबके लिए। पाकिस्तान बहुत अरसे से लोगों को बावर करा रहा है कि अफगानिस्तान को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसका हमें कोई सद्देबाब करना है, कोई हल निकालना है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो कोशिशें की हैं, उनमें आपको पता होगा कि जैसे सिफारती कोशिशों से पहले पाकिस्तान काम करता रहा, अफगान तालिबान रजीम को डायरेक्टली आपने एंगेज किया, वो नहीं माने, फिर आपने अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को बीच में मिलाया, फिर नहीं माने, फिर पाकिस्तान को टीटीपी के हाइडआउट्स पर अटैक करना पड़ा, वो उससे बाज नहीं आए, तो फिर पाकिस्तान को कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भी अटैक करना पड़ा अफगानिस्तान तालिबान रजीम की, जो कि उनको सपोर्ट कर रही थी। तो हमें इस नहज पे तो पहुंच गए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अब जो एक पॉलिटिकल एसेंडेंसी मिली है मीडिएशन रोल के बाद, जो हमने ईरान और अमेरिका के दरमियान करवाया है, हमें उसको यूज करना चाहिए और दुनिया को ये बताना चाहिए कि इस तमाम किस्से के पीछे भारत का एक बड़ा मजबूत हाथ है और हमें भारत पे प्रेशर डालने की जरूरत है ताकि वो पीछे हटे। जब तक वो सपोर्ट खत्म नहीं होगी, जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। राइट सर, आलमी हालात की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से 91 मिलियन ईरानियों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम या तो डील करेंगे या काम तमाम कर देंगे। ट्रंप की इस गैर मामूली जारहाना ज़बान के पीछे असल स्ट्रेटजी क्या है? क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है या कोई वाकई धमकी बड़ी सीरियस है? देखिए शरिया, ट्रंप साहब को तो अमेरिकन भी अब ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, तो मेरा ख्याल है हमें भी कोई इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़माने गए जब अमेरिकन प्रेसिडेंट्स बड़ा नाप तोल के बोला करते थे, देखभाल के चला करते थे। अब तो ट्रंप साहब बिल्कुल एक स्ट्रीट लैंग्वेज में बात करते हैं और फिर करते चले जाते हैं, और उसमें बहुत सारी वो लूज बॉल्स दे देते हैं जिनसे लोग मुख्तलिफ आरा अखज़ करते हैं। मेरा ख्याल है कि एक बात ये समझने की है कि क्या अमेरिका के मफाद में है कि वो ईरान को नीस्तो नाबूद कर दे या उसके मफाद में नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए हमारे ज़हन।
तो देखें, अमेरिका के मफाद में है कि ईरान, एक ताकतवर ईरान इस खित्ते में रहे, जो कि थ्रेट रेडिएट करता रहे इस खित्ते में। अगर अमेरिका ने ईरान को नीस्तो नाबूद कर देना है तो फिर अमेरिका का इस खित्ते में रहने का जवाज मौजूद नहीं रहता। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अगर आप पिछले कई दिहाइयों का डेटा उठा लें तो अमेरिका ने हमेशा ईरान को थ्रेट बना के इस खित्ते में रहने की कोशिश की है। यहाँ के ममालिक को ये बताया है कि तुम्हारा असल दुश्मन इजराइल नहीं ईरान है, और हम तुम्हें इसके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जिसकी कलई अभी खुल गई। जी। और उसी तहफ़्फ़ुज़ के चक्कर में अमेरिका ने अपना सबसे ज़्यादा असला गल्फ में बेचा है। सिर्फ 2020 से 2024 ये 4 साल थे जिसमें यूरोप ने सबकत हासिल की है गल्फ कंट्रीज पे असला खरीदने में अमेरिका से। अदरवाइज अगर आप पिछले 25-30 साल का डेटा उठा के देख लें तो सबसे ज्यादा असला गल्फ कंट्रीज में बिका है, और इसी बात पे बिका है कि ईरान थ्रेट है। तो अगर ईरान को वो नीस्तो नाबूद कर देते हैं तो फिर तो अमेरिका के यहाँ रहने की और असला बेचने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो अमेरिका का पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इसी तौर कायम रहेगा अगर ईरान यहाँ पे थिरकता रहे और एक ऐसी स्टेट रहे जो कि थ्रेट रेडिएट करने के काबिल हो। तो ये एक उनकी बेसिकली फ्रस्ट्रेशन का इजहार है कि नेगोशिएशंस में वो चाहते हैं कि नेगोशिएशंस ना हो बल्कि डिक्टेशन। तो जो अमेरिका कहे वो ईरानी जो है वो मान लें। लेकिन ईरानी भी तो डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं है ना। अब्बास अरागची साहब तो कह रहे हैं कि धमकियों की मौजूदगी में फाइनल डील पर बात नहीं होगी। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज पर उठ जाता है तो आपके ख्याल में क्या खिता एक खुली रीजनल वॉर की तरफ बढ़ जाएगा या फिर उसके चांसेस बढ़ सकते हैं? देखिए, इस वक्त डील की सबसे ज्यादा जरूरत अमेरिका को है, ईरान को नहीं है। ट्रंप साहब बेशक 250वीं सालगिरह पे कहते रहे हैं कि जी ईरान को हमने बड़ा मारा है और वो बड़ा बहुत जरूरी समझते हैं कि जी डील होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ईरानियों को बहुत ज्यादा कोई जरूरत है डील की जरूरत अमेरिका को है। उन्होंने यहाँ से निकलना है। आपने किसी फाते को देखा है वो मफ्तू को कहता हो कि मेरे साथ एग्रीमेंट करो? फाते तो वो होता है ना जो जिसने फतह कर लिया, अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए। अब उसको एग्रीमेंट हो या ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कहते हैं कि मैंने ईरान को 20 साल पीछे फेंक दिया। तो जब 20 साल पीछे फेंक दिया तो फिर तो कोई थ्रेट नहीं है 20 साल तक। फिर आप क्यों एग्रीमेंट पे मुनसर हैं ईरान के साथ? तो बेसिकली अमेरिका की मजबूरी है एग्रीमेंट करना। वो यहाँ से निकलना चाहते हैं एक एग्रीमेंट करके, और ऐसा एग्रीमेंट करके जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से बेहतर दिखाई दे, ताकि जब वो मिड टर्म इलेक्शंस में जाएं तो वो अपने दावे को पूरा कर सकें कि जो मैंने दावा किया था एक अच्छे JCPOA से अच्छे एग्रीमेंट का, वो मैं करके आ गया हूँ। अब टाइम कम होता जा रहा है, विंडो कम होती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। ईरानियन ये चाहते हैं कि जो भी एग्रीमेंट हो वो एक ऐसा एग्रीमेंट हो जो तवीलुल मुद्दती हो, यानी वो एक हमेशा के लिए जो एक तलवार उनके ऊपर लटकती रहती थी जंग की और सैंक्शंस की, वो तलवार हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो इस नजरिए से इसको लेके चल रहे हैं, इसलिए वो टाइम ले रहे हैं। अमेरिका जल्दबाजी में है कि जब अभी एग्रीमेंट करके निकले, जब दोबारा कभी जरूरत होगी फिर आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये बेसिकली दोनों में फर्क है। राइट नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। दूसरी जानिब देखते हैं रेजिलियंस वैसी की वैसी है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने तो कहा है कि ईरान दूसरी ज़बान में भी जवाब देना जानता है। ईरान के पास इस वक्त अमेरिका और ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अमेरिकी और आलमी बहरी जहाज़ों को रोकने की क्या सलाहियत है? आखिर ईरान का ये जारहाना जवाब देने के पीछे आपके ख्याल में कौन सी अस्करी ताकत है जो उसने अभी तक शो नहीं की? देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे उनका कंट्रोल है वो उसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। उसकी वजह ये है कि ज्योग्राफी उनको ये एडवांटेज देती है। वो उस ज्योग्राफी की वजह से उन्होंने वहां पे ऐसा सेटअप बनाया है, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसकी बाइस वो वहां पे कंट्रोल रख सकते हैं। और आपने देख लिया है कि इस 40 दिनों की जंग में हर तरह की धौंस धमकी दी गई, तबाही मचाई गई, वार्निंग्स दी गई, कोएलिशंस बनाए गए, लेकिन ईरान का बाल बीका नहीं हुआ और उसने वहां से कंट्रोल नहीं उठाया। तो ईरान के पास जो उसकी IRGC नेवी है उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में और गल्फ ऑफ ओमान में।
और वहाँ पे उन्होंने ज्योग्राफी का मजीद फ़ायदा उठाते हुए वहाँ छोटे-छोटे बेसिस बनाए हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी बोट्स रखी हुई हैं, जो हाई स्पीड बोट्स हैं, जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, कैमिकाज़े बोट्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, मिसाइल बैटरीज़ रखी हुई हैं। तो जो भी शिप वहाँ से गुज़रने की कोशिश करेगा बगैर ईरानियों की मर्ज़ी के, वो उसको टारगेट करेंगे। हम्म। ये सारी दुनिया को पता है, अमेरिकी नेवी को भी पता है। तो ईरान इसका कंट्रोल नहीं छोड़ेगा और ये एक आप समझिए कि गले की हड्डी बन गया है अमेरिका के लिए, क्योंकि वो हम्म। ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए इसको छुड़वा नहीं सकते हैं। वो चाहते हैं कि इसको ईरान खुद मान के छोड़ दे, लेकिन ईरान ज़ाहिर-सी बात है कि अपनी शराइत मनवाए बगैर इस चीज़ पे राज़ी नहीं होगा। तो ये हम्म। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती जा रही है, सिर्फ़ अमेरिका के रवैये की वजह से, जो कि धौंस ज़बरदस्ती और डिक्टेशन के मूड में है। अगर वो तहम्मुल से बातचीत करें, ईरानियों का जो नुक्ता नज़र है उसको समझें और हम्म। ये देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि बात आगे बढ़ सकती है। आप देखें, अभी सऊदी अरब एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है जिसमें तमाम रीजनल ममालिक हम्म। शामिल हैं और वो खित्ते की जो सूरत हाल है उसमें डिस्कस करना चाहते हैं, उसमें ईरान भी शामिल है। तो हो सकता है कि उसमें वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के कंट्रोल का जो किस्सा है वो उठाएं और वहां पे क्या फैसला होता है, ईरान उनकी बात हम्म। मानता है या ईरान की बात मानते हैं, ये मेरे ख्याल है एक बड़ा डिसीजन होगा जो सामने आएगा बाद। सही है सर, जहाँ पे अमेरिका धमकियाँ दे रहा है वहाँ इसराइल भी बाज नहीं आ रहा। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स ने भी धमकी दी है कि वो कहते हैं कि इसराइल को निशाना बनाने वाले किसी भी मुस्तकबिल के ईरानी रहनुमा को नीस्तो नाबूद कर देंगे। हमने देखा दमिश्क में ईरानी कमांडर्स पर माजी के हमले, और आपके ख्याल में क्या इसराइल अब भी ईरान के अंदर बरह रास्त टारगेटेड किलिंग्स का नया सिलसिला शुरू कर सकता है? बिल्कुल इज़राइल कर सकता है, क्योंकि दुनिया में इज़राइल वाहिद मुल्क है हम्म। जिसका मिशन और ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जंग किसी तरह से ना रुके, हम्म। चलती रहे और ईरान को बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दे। जो ट्रम्प साहब हैं उनके ऊपर बेसिकली एक और मुसीबत ये है कि उनके ऊपर इज़राइल का, प्रो इज़राइली लॉबी का और जो राइटिस्ट रिपब्लिकन्स हैं उनका बड़ा प्रेशर है। वो ये तीनों ये चाहते हैं कि ट्रम्प साहब इतना साजो सामान लेकर जब यहाँ आए हैं तो एक हम्म। दफ़ा ही काम तमाम करके जाएं और ईरान को ख़त्म कर। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि अमेरिका के अपने हक में नहीं है कि ईरान को ख़त्म किया जाए और हम्म। उसकी जो सलाहियत है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए। तो अमेरिका नहीं चाहता, लेकिन इज़राइल हर सूरत ये चाहता है कि किसी तरह से ये जंग दोबारा शुरू हो जाए। उनकी लीडरशिप को मैं टारगेट करूँ, वो फिर उसमें हम्म। रिटेलिएशन करें और जब रिटेलिएशन करें तो फिर अमेरिका यहाँ से जवाबी कार्रवाई करे और गल्फ़ कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो जाएँ। उस इज़राइल को ये पता है कि अकेले तो वो ईरान का मुकाबला कर नहीं सकता, क्योंकि हम्म। पिछले साल जो भारत की जंग हुई थी जून में, उसमें ईरान ने बहुत नुकसान पहुंचाया था इज़राइल को। और आपने उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक स्टेटमेंट सुनी होगी जो ये कह रहे थे कि जंग के आखिरी दिनों में ईरान ने बहुत तबाही मचाई थी और हमें जंग में इसलिए जाना पड़ा। तो इज़राइल को ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, वो अमेरिका के जाने से पहले-पहले ईरान में तबाही मचाना चाहता है और उसके लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है। और सर, ये जो दमिश्क के वस्ट में पैलेस ऑफ जस्टिस के करीब मसरूफ कैफे में आईईडी धमाका उस वक्त हुआ, खासतौर पर जब बैरूत में शाम और लिबनान के दरमियान सदारती और सफारती ताल्लुकात की बहाली का तारीखी मुआहिदा हो रहा था। आपके ख्याल में इस धमाके के असल मास्टरमाइंड कौन है और वो क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, इसके असल मास्टरमाइंड तो वही लोग हैं जो अमन नहीं चाहते। अगर शाम और लबनान में एक सुलह हो जाती है और ये बॉर्डर काम हो जाता है, तो जो खित्ते में शोरिश जिन लोगों ने शुरू की हुई है, उनके मकासद यहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि ज़ाया हो जाते हैं। हम्म। तो जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे शोरिश जारी रहे, वॉर फ्रंट्स खुले रहें, उनके पॉलिटिकल कैरियर्स बचे रहें, एहतसाबी अमल रुका रहे, ज़ाहिरी बात है कि वो नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म का भी एग्रीमेंट हो, वो ईरान यूएस का हो, वो शाम लबनान का हो, वो इज़राइल लबनान का हो। ये तमाम चीज़ें इसी तरह मुझे लगता है कि पॉकेट्स में चलती रहेंगी। देखें, एक और चीज़ भी शायद हमें याद रखनी चाहिए। जो लोग ये ख्वाब देखते हैं कि दुनिया में जंग ख़त्म हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएँ और अमन का दौर दौरा हो, ये भी एक ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स और हम्म। वॉर्स, ये सब चीज़ें जो क्राइसिस हैं, ये सब इंसानी जिबल्लत का हिस्सा भी हैं। हम्म। तो जहाँ-जहाँ इंसान है, वहाँ-वहाँ इन चीज़ों का खदशा रहता है।
तो ये चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं। ये एक जगह अगर थम गई हैं तो दूसरी जगह कहीं शुरू हो सकती है। तो हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है बेसिकली, कि इस किस्म के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्राइसिस हैं, उनमें अव्वल जाने से कैसे बचना चाहिए, और अगर चले गए हैं तो फिर निकलना कैसे चाहिए। तो सही। ये खित्ता इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें तो बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल एरियाज हैं जहाँ पे ये क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले सकते हैं, और जहाँ पे हैं वहां पे चलते रह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया को इसकी तरफ तवज्जो मबजूल करने की जरूरत है कि जो स्पॉयलर्स हैं इन चीजों के, उनको बेसिकली अरेस्ट करने की जरूरत है, उनकी एक्टिविटीज को अरेस्ट करने की जरूरत है। सर, आखिर में एक अफसोसनाक वाक़े का भी जिक्र करते हैं। आज बनू और ज़ियारत में हमने देखा कि हमले हुए और हमारे जवान शहीद हुए। आप भी समझते हैं कि अब रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है? आखिर कब तक हम अपने जवानों को की शहादतें बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम उन्हें कुर्बान करते रहेंगे? देखिए, ये जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, इसके दो फ्रंट्स हैं, एक इंटरनल फ्रंट है और एक एक्सटर्नल फ्रंट है। जो एक्सटर्नल फ्रंट है उसके बारे में तो मैंने पहले आपको बता दिया कि हमने जो किया है, और अभी हमें मजीद जो करना चाहिए, सिफारती प्रेशर वगैरह, वो मैंने बता दिया। इंटरनल फ्रंट में मुझे एक कमी महसूस हो, और वो कमी ये है कि ये जो अवाम है हमारी, पाकिस्तानी अवाम, इसका मुझे कोई हिस्सा, इसका कोई किरदार मुझे नजर नहीं आता है इस जंग में, जो वॉर अगेंस्ट टेरर हम कर रहे हैं। देखें, दुनिया में कोई भी जंग, हुकूमत, फौज और अवाम, इन तीनों के बाहमी इश्तराक के बगैर आप नहीं जीत सकते। ये कुलिया है, यूनिवर्सल कुलिया। अब ये जो वॉर अगेंस्ट टेरर है, इसमें हमारी हुकूमत और हमारी फौज या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारी अवाम का क्या किरदार है? क्या लोग आंख और कान बने हुए हैं हुकूमत और फौज के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के? क्या हमें नहीं पता चलता कि हमारे मोहल्ले में कौन सा नया बंदा आया है, कौन सी नई गाड़ी आई है, कौन नया ठेले वाला आया हुआ है? कोई अगर गैर मामूली हरकत हो रही है मेरे सामने, तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं उसको रिपोर्ट करूं? हाँ, उसके मीन्स हुकूमत को प्रोवाइड करने हैं। पहली चीज ये कि एजुकेशन लोगों की करने की जरूरत है कि भाई कोई गैर मामूली हरकत कैसे गैर मामूली होती है, और उसको कहाँ रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है। और फिर लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, और जो उनको गैर मामूली हरकत, मुश्तबा अफराद, इस तरह की जो भी चीजें नजर आती हैं, उनको जरूर रिपोर्ट करें, फिल्म पर रिपोर्ट करें। ये हम सब की सिक्योरिटी का मामला। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हुआ, आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।